फाइनल ईयर में था जब पहली बार एमएलए बना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन था? दिल्ली का मैं था स्पोर्ट्स में। सब लोगों को ये नाम पता लग गया। पावर में आने के बाद कोई ऐसा इल्यूजन जो सबसे पहले टूट गया हो? दुनिया में जो भी पॉलिटिशियन होता है वो उसके आय के स्रोत बढ़ते हैं। मेरे आय के स्रोत घटे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है टिन शेड में मिले थे। ईडब्ल्यूएस एडमिशन का जिक्र आपने किया। नेबरहुड क्राइटेरिया जो है उस समय शुरू हुआ। लाडली स्कीम उस समय शुरू हुई। ताकि दिल्ली की रिक्वायरमेंट आज 12-13 हज़ार बस की। सीबीएसई में जो है दिल्ली के स्कूल टॉप करते थे। जो लोग अपने शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, 8,000 बसेज जब चली थी तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन था? जितनी देश विरोधी बातें होती है वो कांग्रेस की लीडरशिप कर रही है। नाम, पैसा और सपने। अब मैं ये कहूँ कि मुझे नाम नहीं चाहिए, तो ये नाम नहीं चाहिए होता तो शायद पॉलिटिक्स में नहीं होता। हमें कोई सड़क या नाली या पानी की लाइन बिछाने के लिए थोड़ा एमएलए बनाया है। डर के पॉलिटिक्स में लिया मैंने। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी कार्यक्रम कुछ अनकही बातों में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका जन्म 11 दिसंबर 1968 को हुआ। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और सन 1990 में वो दिल्ली यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद वो ऑल इंडिया नेशनल स्टूडेंट यूनियन के भी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने। 1998 में जब वो एमएलए चुनकर दिल्ली में पहली बार आए तो उस समय वो दिल्ली के सबसे युवा एमएलए थे और उसके बाद उनका सफर बढ़ता रहा। उन्होंने शीला दीक्षित जी की सरकार में कई मंत्रालयों को संभाला, जिनमें से मुख्य तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट को देखा था, एजुकेशन को देखा था, ट्रांसपोर्ट को देखा था, टूरिज्म को देखा था। और इन सब जब मंत्रालयों को वो देख रहे थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो आज तक भी लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद क्योंकि हम सब की याददाश्त कमज़ोर होती है तो भूल चुके होंगे कि वो किसने शुरू किया। उनमें से एक सबसे जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ फैसला था वो था ईडब्ल्यूएस कोटा का स्कूल एडमिशन। उसके साथ साथ पब्लिक स्कूल्स के ऑडिट भी उसी ज़माने में शुरू किए गए थे। और जो एक एडमिशन होता है कि नज़दीक के बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी उन्हीं के ज़माने में शुरू किया गया था। उसके साथ साथ यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं होता। दिल्ली से ब्लू लाइन बसों को हटाने का श्रेय भी उनको जाता है। और उन्होंने अपने कार्यकाल रहते दिल्ली में जो गांव हैं और दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट विलेज जो स्कीम है उसकी भी स्थापना की थी। और एक जो बहुत स्कीम जो आज भी सबको छूती है, लाडली, वो भी उन्हीं के ज़माने में लॉन्च की गई थी। तो आइए अब आपको मिलाते हैं उस शख्सियत से जो इतना सब कुछ कर चुका है और आज भी वो दिल्ली में एमएलए हैं। 5 बार वो एमएलए बन चुके हैं। यहाँ आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ शाहदरा से अरविंदर सिंह लवली जी की, जो कि अभी भी चेयरपर्सन है ट्रांस यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के। अरविंदर जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए इस समय हमें। सबसे पहला जो आपसे स्वाभाविक प्रश्न बनता है वो ये है कि जो ये लवली नाम है इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मेरा नाम अरविंदर सिंह है। तो अभी भी मैं, अगर आप मेरी बोर्ड भी देखोगे कमरे के बाहर, तो अरविंदर सिंह है। मेरा नाम अरविंदर सिंह लवली नहीं है। तो जैसा सिखों के घर में होता है कि एक घर का निकनेम रख देते हैं, तो उस समय के कुछ लीडर थे बड़े, वो क्योंकि मेरे फादर एक हमारी बड़ी फैमिली थी इस दिल्ली की, तो उस नाते वो घर आते रहते थे। तो घर में क्योंकि मुझे लवली कहते थे तो उन्होंने लवली कहना शुरू किया। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल सर्कल में सब लोगों को ये नाम पता लग गया। तो आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से चिपक गया ये नाम। तो फिर वो ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए मतलब, लेकिन अब ज्यादातर लोग अगर मैं लवली सारे अरविंदर सिंह लवली बोलते हैं। हाँ, तो वो इसलिए वो एक तरीके से हो गया। वैसे मैं, अगर आप मेरे कागज देखेंगे या सब कुछ देखेंगे तो मेरा नाम अरविंदर सिंह है, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग इस नाम से जानते हैं तो वो इस तरीके से हो गया अरविंदर सिंह। अच्छा अरविंदर जी, जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, जैसे आपने बताया एक बड़ा परिवार था, हम सबके कुछ सपने होते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं। आपके भी कुछ इच्छा थी कि कुछ क्या बनेंगे कुछ? देखिए, ऐसा है कि मैं बिजनेस परिवार से था। मेरे फादर का अच्छा खासा बिजनेस था। मेरे दादाजी इंजीनियर थे, उनका अच्छा खासा बिजनेस था। तो बाकी परिवार के लोग भी सब बिजनेस बैकग्राउंड से ही आते हैं। और मेरे परिवार के लोग भी यही चाहते थे मैं बिजनेस करूं। मेरे पेरेंट्स वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं।
अकेला लड़का था, कोई और बिजनेस देखने वाला नहीं था। पर कहीं ना कहीं मेरा रुझान हमेशा सोशल वर्क की तरफ जो है वो ज़्यादा रहता था। तो स्कूल डेज से ही मुझे लगता था कि कॉलेज का इलेक्शन लड़ना है, तो कॉलेज का इलेक्शन लड़े, तो फिर उसके बाद जो है इस लाइन की तरफ बढ़ते रहे। तो हमेशा मेरे मन में जो है कुछ ना कुछ करते रहने की एक वो थी कि पता नहीं ये भगवान ही डाल के भेजता है, ये इंसान के हाथ में नहीं होता। तो ऊपर वाले ने ही लिख रखा था कि पॉलिटिक्स ही करनी है और कुछ कर नहीं सकते। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जब मैंने सोचा कि राजनीति नहीं करनी पेरेंट्स के दबाव में या परिवार के दबाव में, लेकिन और कोई काम आता ही नहीं है, यही काम आता है कि लोगों के बीच में रहना। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कहीं बार तो ऐसा होता है कि क्योंकि मैंने तो हमेशा राजनीति भी जो है वो लोगों की राजनीति की है, मैंने कभी ऑफिसों की दफ्तरों की राजनीति नहीं की, मैंने लोगों के बीच में रहने की राजनीति की है। तो मेरी अगर तबीयत खराब हो तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहता है कि तबीयत खराब है आराम करो, मुझे लगता है कि आराम कर रहा हूँ इसीलिए तबीयत खराब है। जैसे ही लोगों के बीच में जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मुझे जो है मैं अपने लगता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में हूँ जब लोगों के बीच में हूँ। मतलब कुल मिला के आपको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, रहना आपको अच्छा, कॉमन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। अब ये क्यों है ये मेरी समझ में नहीं है। अच्छा रविंद्र जी, अगर मैं पूछूं कि आप सबसे बड़ी ताकत बचपन में अगर पूछूं तो आपके लिए क्या थी आपकी? मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे फादर मेरे जो है वो सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे फादर का, परिवार का सपोर्ट जो है वो नेचुरली वही सबसे बड़ी ताकत थी। मेरी मदर की विशेष मेरे पे रहता था आशीर्वाद। तो बचपन में हमेशा वो कि मैं अच्छी शिक्षा, और मैं अच्छा था एजुकेशन में। और ये बात सही है कि मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो मैं जब स्टूडेंट लीडर बन गया तो मैं तो अभी और आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन जो है पेरेंट्स चाहते थे कि मैं पढ़ाई छोड़ के बिजनेस का काम संभालूं जो है, और मैंने उनकी बात मानी भी। लेकिन फिर जो है मैं पढ़ने लग गया और मैं लॉ के फाइनल ईयर में था जब पहली बार एमएलए बना। तो तभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, लेकिन वो यही शायद मेरा फ्यूचर था कि मुझे पॉलिटिक्स ही करना है। मेरी शादी जल्दी करा दी मेरे माँ बाप ने कि मैं पॉलिटिक्स ना करूं। हाँ। अच्छा, जब आप पहली बार चुनाव लड़े होंगे कॉलेज का तो उस समय भी घर वालों ने बोला होगा, क्योंकि उस समय नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं था जब मैं पहली बार इलेक्शन पर जब जीत के आएंगे तो तब उनको तो घर आई होगी। वो बिल्कुल 86 में मैं पहला चुनाव लड़ा तो घर वालों को बताया भी नहीं था, क्योंकि उस समय क्या होता था कि खाली आप कार्ड छपवा लो अपने। तो इतने, क्योंकि बिजनेस फैमिली में था तो इतने पैसे तो थे कि कार्ड छपवा लें, और वो ऐसे विजिटिंग कार्ड जैसे होते थे अपना कार्ड बांटो। और फर्स्ट ईयर में ही इलेक्शन लड़ लिया था, तो 10 दिन हुए थे भी एडमिशन लिए हुए। 10-15 दिन तो चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत गया। तो चुनाव जीत गया जब, तो मुझे तो आइडिया था नहीं कि ऐसे यू स्पेशल बन के जाती है, घर आती है और उसमें जो है 50-100 लड़के साथ आते हैं। तो उस समय फिर मैंने मेरे ताया जी के एक बड़े लड़के थे, मैंने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है और मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। तो फिर उन्होंने जो है घर पे कुछ उनके लिए लड्डू वड्डू का और ठंडे का इंतजाम कराया। तब तक मेरे घर वालों को मालूम भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कॉलेज में। उस समय जब आप राजनीति में आए उसके बाद तो खैर आप आगे बढ़ते ही रहे। आज एक आप पब्लिक फिगर हैं, आप क्या पहले से ही पब्लिक फिगर हैं और सारी दुनिया आपको उस पब्लिक फिगर के रूप में जानती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अरविंदर सिंह लवली परिवार के लिए, देखिए मेरा परिवार जो है ना वो मेरे बहुत नज़दीक है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मेरे से बहुत क्लोज हैं। मेरी वाइफ का बड़ा योगदान है मेरी करियर में, और बड़ी क्लोज निट्स फैमिली हम लोग हैं। और लेकिन ईमानदारी की बात यह है, और मेरी कोशिश भी रहती है कि क्योंकि हम इकट्ठे ही रहते हैं तो जितना समय अधिक से अधिक हो। और मेरे बेटे जो हैं दोनों, हालांकि उनका राजनीति में 0 इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा जो भी सोशल वर्क होता है या इलेक्शन का टाइम होता है तो उसमें उनका योगदान भी पूरा रहता है और बहुत अच्छे से करते हैं। हालांकि दोनों अपना अपना प्रोफेशन जो है, वो एक वकील है, एक अपना बिजनेस कर रहा है। मेरी वाइफ की भूमिका भी बहुत अहम रहती है। लेकिन मैंने सारी जिंदगी जो है वो मेरी, चाहे मैं घर में भी रहा हूँ, मेरी लाइफ सोशल ही रही है।
और शायद कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ये, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ और ऐसे बच्चे मिले कि जिन्होंने हर तरीके से एडजस्ट किया। लेकिन मेरा घर तो पब्लिक स्पेस ही रहा है हमेशा थ्रू आउट, कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो है सुबह से शाम मेला लगा हुआ है। तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि मेरी कोई पब्लिक लाइफ से अलग कोई लाइफ रही। मतलब शुरू से ही कभी कभी कोई लाइफ नहीं रही, कोई और शौक ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। तो और मैं समझता हूँ कोई नॉर्मल फैमिली होती तो वो रिवोल्ट कर देते। मैं आपसे यही मेरे पूछने वाला मेरे लकी हूँ कि मेरी को ऐसी वाइफ और ऐसे बच्चे मिले कि जिन्होंने एडजस्ट किया मेरे साथ, जो है उस मामले में ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ। नहीं, ये वास्तव में, नहीं तो अक्सर लोगों को शिकायत हाँ, रहती है कि आप नहीं, घर टाइम पे नहीं आते। मुझे कभी मैं सोचने बैठूं तो अब आपने कहा है तो मेरा दिमाग इस तरफ जा रहा है कि कभी मेरी वाइफ ने और बच्चों ने कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया, जो एक बड़ी बात है। एक्चुअली ये चीज़ बहुत ताकत देती है आगे बढ़ने। जी जी। अच्छा अरविंदर जी, क्योंकि लंबा जीवन रहा, राजनीति में भी रहा, उतार चढ़ाव भी चलते रहे, कभी कुछ ऐसा लगा कि जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर के अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, कभी ऐसा मौका आया? नहीं, ऐसा कभी मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं जो है ना हमेशा ही, कोई ऐसा है कि मेरे बाप दादा तो मिनिस्टर थे नहीं, तो जो भी लोगों में गुडविल कमाई है वो मेहनत से और कर्म से कमाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं पद पे रहा हूँ ना रहा हूँ, इलेक्शन जीत गया हूँ हार गया हूँ, लोग मेरे साथ रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद कह लो, लोगों का प्यार कह लो, लोगों का साथ कह लो, और मैं उसका कर्जा भी कभी नहीं उतार सकता, विशेष करके गांधीनगर के लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं उतार सकता। कि कोई हालात रहे हों, मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी में हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट जमीन पे खत्म हो गई हो, अब तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ और इनके हमारे तो लीडर बहुत यशस्वी हैं, उनके नाम से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे दल में भी था जिसका जमीन पे कुछ नहीं था, तो तब भी लोग मेरे साथ रहे हैं, और उन लोगों ने मुझे कभी कमजोर नहीं होने दिया। और मेरी सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि मेरा जमीन के साथ जुड़ाव रहा और लोगों का प्यार और विश्वास मेरे साथ रहा, वो ही शायद वो उस शक्ति ने मुझे कभी कमजोर नहीं होने दिया। हाँ, कभी आप के सफर में आप ढलान पे होते हो, कभी चढ़ाव पे होते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं डिमोरलाइज हो गया हूँ। और मैं ईमानदारी से ना, मैं दूसरे पॉलिटिशियंस की कैटेगरी में आता हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन जीतना है, मैं ये सोचता हूँ कि ये चुनाव मैं अगर लड़ रहा हूँ तो मैं लोगों की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। अगर लोगों की संतुष्टि है तो वो मुझे फिर चुनेंगे, अगर वो नहीं चुन रहे तो मेरे में कोई कमी होगी, फिर मैं घर बैठूं आराम से, जब मौका मिलेगा फिर करेंगे। तो मैं उस मामले में मैं देखिए, आप इतने लंबे समय तक दिल्ली में मंत्री रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के इल्जाम सब पे लगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन था? दिल्ली का मैं था स्पोर्ट्स मिनिस्टर। आपने कभी मेरा नाम नहीं सुना होगा। तो इतने लंबा मेरा 5th टर्म MLA का है, आज तक ऊपर वाले की कृपा है और भगवान यही बनाए रखे, ईश्वर यही रखे, आगे भी ईमानदारी से अपना काम। तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ लोगों की सेवा करना है, कभी कोई प्रायोरिटी रही नहीं। और तो इसलिए मैं, और कमजोर वही आदमी होता है जिसकी प्रायोरिटीज अलग रही हैं। लवली जी, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैं शायद गलत रास्ते पर हूँ? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई फैसला लेते हैं तो आपको लगता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया है, या कोई आप स्टैंड लेते हैं, तो ये जीवन में तो लगा रहता है। आप जरूरी नहीं है कि आप हर बार सही हो, आपसे गलत, जब आप, या तो आप कुछ ना करिए, देखिए नो वर्क नो मिस्टेक चलता है, जब आप काम करेंगे तो आपसे गलत भी होगा, आपसे सही भी होगा, लेकिन जरूरी यह है कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए। वो आपकी नीयत क्या है उस काम को करने की, उसका रास्ता कई बार गलत हो जाता है, कई बार ठीक हो जाता है। और मैंने कभी जिंदगी में किसी के दबाव में नहीं आया हूँ, डर के पॉलिटिक्स नहीं की है मैंने हमेशा जो है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो फील करता हूँ, उसके अनुसार चल रहा हूँ, और ईश्वर की और लोगों की हमेशा कृपा रही है, वो बनी रहे, यही बस कह सकता हूँ। अच्छा, जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको लगा कि कुछ फैसला गलत हो गया, तो उस समय आपको क्या, मतलब किस तरह से उसके मतलब होता है ना, कई बार हमें लगता है कि हम
किस चीज के साथ फिर उसमें वापस आते हैं, एक स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर ठीक करने की? क्योंकि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना कोई रियलाइज नहीं करा सकता, आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही होती है। कोई आपसे कहता रहे आपने गलत किया है, तो हर 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 चीज पे 20 व्यू होंगे, सबके अलग अलग व्यू होंगे, लेकिन जब तक आपको सेल्फ रियलाइज, मैं कोई गलती कर भी दूं तो उसकी मैं सेल्फ रियलाइजेशन करता हूं और मैं उसको खुद सोचता हूँ कि मुझसे क्या गलत हुआ, इसमें ऐसे करना चाहिए था। जैसे कई बार जो है आप बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हो या आप ऊंची आवाज़ में बोल देते हो, लेकिन बाद में आप रियलाइज करते हो तो वो आप सेल्फ रियलाइज ही कर सकते हो कि यार मुझे अगले की मजबूरी है, मेरे को अपनी पेशेंस नहीं खोनी चाहिए थी, या तो फिर मैं उसको रियलाइज करके तुरंत उसको करेक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। ये मेरा कोशिश रहती है, ये मेरा स्टाइल ओपन। अच्छा रविंदर जी, वो कौन सा ऐसा फैसला था अगर मैं पूछूं जिसने आपकी जीवन की दिशा बदल दी? देखिए, एक तो जो है कांग्रेस पार्टी में रहा, 2 बारी अध्यक्ष रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, सब कुछ रहा और लंबे समय तक उस पार्टी से एसोसिएटेड रहा। लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट लीडरशिप ने जो है अपनी राह खोई है, जो कांग्रेस इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो देश के लिए लड़ती है, देश को गरीबों के लिए लड़ती है, कुछ असूलों पे लड़ती है, और वो अपने रास्ते से भटक गई है, तो निश्चित रूप से मन दुखता था और तकलीफ होती थी। और देखते थे कि भाई कांग्रेस, एक जमाने में ये माना जाता था कि देश के लिए कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। आज जो है जिस तरीके की लीडरशिप हरकतें कर रही है, जितनी देश विरोधी बातें होती है वो कांग्रेस की लीडरशिप कर रही है। आज देश की बात कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो शायद वो मुझे कहीं ना कहीं मन में पीड़ा रहती है कि जिस पार्टी में रहे उसको हो क्या गया है, वो किस रास्ते पे चलने के लिए है, उसकी लीडरशिप क्या करना चाहती है। देश में जो है एक अच्छा ओपोजिशन भी होना चाहिए। चलिए, मैं तो अब इधर आ गया हूँ और इधर ही रहूंगा और अपनी पारी पॉलिटिक्स की इधर ही करनी है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत के नेतृत्व में जो है छोटी मोटी भागीदारी और छोटे मोटे कार्यकर्ता के रूप में इस दुनिया के सबसे बड़े दल में मुझे भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन जो है कहीं ना कहीं मन में पीड़ा तो होती है कि जिस दल में इतना टाइम रहे कि उसकी हालत क्या हो गई है, वो कर क्या रहे हैं देश में, जो है मतलब विदेश में जाके देश के विरोध में बातें करनी। मुझे आज भी याद है कि सरकारें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भेजती थी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस गए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज की डेट में आप सोच सकते हैं कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजो? कोई सोच सकता है भेजने का? तो किस लेवल पे पहुंच गई है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होती है उसको देख के। जैसे आप छात्र राजनीति से सीधे बढ़ते रहे और उसके बाद आप लीडर बने, आज भी दिल्ली में आपके पास बहुत बड़ा भार है, जिम्मेदारी है। पावर में आने के बाद कोई ऐसा इल्यूजन जो सबसे पहले टूट गया हो? देखिए, ऐसा है कि जब मैं पहली बार मंत्री बना था तो लगता था मंत्री बन जाएंगे तो बहुत बड़ा, पर मुझे लगता है कि उसके साथ जो है आपके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी का बहुत ज्यादा आता है कि आपको डिलीवर करना है। शायद मैं यंग एज में बन गया तो हमेशा यही चैलेंज रहा कि डिलीवर करना है। तो अब तो जो है उम्र हो गई है, आदत हो गई है, तो यही भ्रम टूटता है। उस समय आदमी को लगता है मंत्री बन जाएंगे, पता नहीं खुदा बन गए, लेकिन जिम्मेवारी इंसान की ज्यादा बढ़ जाती है अगर वो अपने जॉब को उस अंदाजे से। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं परफॉर्म करूं। मैं शिक्षा मंत्री बना तो अभी आपने जिक्र करा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है टिन शेड में मिले थे। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है ड्रॉप आउट रेट दिल्ली का गिरा, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़े, टीचर्स की वैकेंसी खत्म किया, सब कुछ ऑनलाइन किया, ईडब्ल्यूएस एडमिशन का जिक्र आपने किया, नेबरहुड क्राइटेरिया जो है उस समय शुरू हुआ, लाडली स्कीम उस समय शुरू हुई। उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट ऑडिट हो,
ये सब उस समय जो है शुरू हुआ। गवर्नमेंट स्कूल का पास परसेंटेज तेजी के साथ बढ़ा। सीबीएसई में जो है दिल्ली के स्कूल टॉप करते थे। जो लोग अपने शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, इनके टाइम में दिल्ली जो है सीबीएसई में जो है चौथे या पांचवें नंबर पे थी। और आप अगर ये तो रिकॉर्ड की बात है, चेक करेंगे तो दिल्ली पहले और दूसरे नंबर में देश में सीबीएसई के रिजल्ट में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहते थे। तो वो सब जो है बड़ा पैशनेटली किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना तो ब्लू लाइन बसेस को हटाने की बात रही हो। फिर जो है लो फ्लोर बसेस दिल्ली में लेके चैलेंज था। एक बड़ा सा अखबारें लिखती थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले लो फ्लोर बसेस नहीं आ पाएंगी दिल्ली में। वो एक बड़ा चैलेंज था। और दिल्ली के डीटीसी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बसेस जो हैं वो 8,000 बसेस चलाई हैं डीटीसी ने। हालांकि दिल्ली की रिक्वायरमेंट आज 12-13 हजार बस की है। 8,000 बसेस जब चली थी तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन था? आप ये रिकॉर्ड की बात है। टूरिज्म मिनिस्टर था तो सिग्नेचर ब्रिज, पीतमपुरा में दिल्ली हाट, जनकपुरी में दिल्ली हाट, ये सब मेरे टेन्योर में जो है बना। रेवेन्यू मिनिस्टर था तो उस समय जितने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं ये ऑनलाइन हो, कंप्यूटराइज हो, ढंग के हो। नहीं तो पहले जो है लोग रजिस्ट्री कराने जाते थे तो ऐसे दीवार पे अंगूठा पहुंचते थे और निशान जो है बड़ा कपड़ा चाहिए होता था। और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाओ तो जाले लगे होते थे। उसके बाद ठीक हुए। एमएलओ ऑफिस में चंदी सब एमएलओ ऑफिस ऑनलाइन जो है जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस समय हुए। तो मेरे को ये पैशन रहा है काम करने का। तो वो शायद इसलिए मुझे जिम्मेवारी का एहसास ज्यादा, मतलब पता नहीं, मेरे को एक पैशन है लोगों के लिए कुछ करने का, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा लवली जी, जैसा कि आपके बारे में आज तक कभी किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठी किसी की तरह, तो क्या अच्छे व्यक्ति का सिस्टम में टिक पाना संभव रहता है? मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। आपका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन जो है अल्टीमेटली आप सस्टेन करते हो। अल्टीमेटली जो है नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा एग्जांपल है उसके। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो उनका रास्ता साफ सुथरा और आगे था। आज देखिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे सबके तो प्रेरणा स्रोत वही हैं। अगर हम उनसे ही सीख ले लें और उनके जैसा तो नहीं बन सकते लेकिन उनके रास्ते पे ही चलने की कोशिश करें तो सब सफल होंगे। तो इसलिए दिक्कतें आती हैं लेकिन आप सफल होते हो। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से भी कुछ उसकी कई बार होता ना ईमानदारी चलते हैं कीमत चुकानी पड़ी? बहुत कीमत चुकानी पड़ी व्यक्तिगत रूप से। दुनिया में जो भी पॉलिटिशियन होता है वो उसके आय के स्रोत बढ़ते हैं। मेरे आय के स्रोत घटे हैं पॉलिटिक्स में आके, ये कीमत चुकानी। मेरे फादर का अच्छा खासा बिजनेस था तो क्योंकि कोई अकेला लड़का था, कोई देखने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस सब बंद हुए। उनको सब फैक्ट्री बंद करके किराए पे देनी पड़ी। वही आज मेरे आय के स्रोत हुई हैं। तो मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाया तो मेरे बच्चे अब देखिए अपना करियर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। मेरा बेटा जो है वो एक लॉ फर्म में नौकरी करता है। अच्छा। और वो जो है अपनी थोड़ी बड़ी लॉ प्रैक्टिस भी करता है। छोटा बेटा अपना मेरा जो है वो कुछ रेस्टोरेंट चलाता है अपने दोस्तों के साथ। वो भी अपना कारोबार शुरू से। तो मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाया, ये मेरे को रिग्रेट जरूर। ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा कि पापा अकेले राजनीति कर ले बाकी हम थोड़ा सा? नहीं, तो वो तो अभी बड़े हुए हैं। जैसे मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत सारे, हमारी नारायणा में फैक्ट्री थी, हमारे साहिबाबाद में फैक्ट्री थी, हमारे नोएडा में फैक्ट्री थी, ईस्ट दिल्ली में फैक्ट्री थी। तो मेरे फादर ने एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए रखा हुआ था कि मैं कॉलेज से आऊं तो मैं वहाँ वो संभालूं। वो अलग बात है कि मैं सोशल लाइफ में आ गया तो वो प्लेटफॉर्म उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बंद करने के अलावा। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाया हूँ, ये इसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। अरविंदर जी, जब मुश्किल समय आता है तो हर समय इंसान किसी ना किसी को होता है कोई ऐसा रिश्ता जिसने हमेशा आप मुश्किल वक्त में जिसकी तरफ देखते हैं? अभी तो एक टाइम था जब शादी से पहले मैं अपने माँ बाप की तरफ देखता था। अब तो मैं, फिर एक वक्त था कि मैं टोटली अपनी वाइफ की तरफ देखता था मुश्किल। और मेरी वाइफ की बहुत सपोर्ट मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ है, उसकी तरफ भी देखता हूँ। तो मेरे परिवार
की बहुत सपोर्ट रहती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे निजी दोस्त हैं, मैं किसी पार्टी में रहूं, पद पे हूं नहीं हूं, उन लोगों की तरफ देखता हूं, तो वो एक बहुत बड़ा सहारा है मेरे अंदर जो है, मेरे लाइफ को के सर्कल को चलते रहने में। अच्छा, व्यक्तिगत आप दोस्तों का जिक्र आया, तो दोस्तों के साथ कभी टाइम निकल पाता है? मैं बिताने का समय? कोशिश करता हूँ कि महीने में एक बार मेरे जो ऐसे दोस्त हैं जिनका राजनीति से लेना देना नहीं है, जो मैं इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, जिन्होंने मेरे को इस लंबे 30-35 साल के पॉलिटिकल करियर में कभी सिफारिश नहीं की हो, तो ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं 10-12, तो मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में एक बार उनसे जरूर मिलूं। वो अलग एनर्जी एफर्ट करके मिलता हूँ। अच्छा। अच्छा अरविंदर जी, अगर मैं बात करूं कि आपको मौका मिले कि समय को बदल सके पीछे जाके, तो किस चीज को बदलना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ईश्वर लिख के भेजता है आपके जीवन में क्या है, तो इसलिए आप मेरे पे ईश्वर की, मैं शायद एक चीज बदलना चाहूंगा कि मैं जो है पढ़ना चाहता था। और ओह अच्छा। तो मेरी लाइफ में हमेशा एक रिग्रेट रहता है कि मैं जितना पढ़ना चाहता था उतना नहीं पढ़ पाया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ऑफ कोर्स लिया मैंने, लेकिन मैं लंबा पढ़ना चाहता था और मेरा मन था बहुत जो है कि मैं पढ़ाई में और आगे जाऊं। पहले जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं, कि वो चाहते थे बिजनेस संभालूं। फिर भी मैंने बिजनेस के साथ जो है लॉ में एडमिशन ले लिया, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था। और जब मैं उस समय सेमेस्टर होते थे और 6 मंथ में सेमेस्टर हुआ करता था लॉ का, मैं फाइनल सेमेस्टर में अपने था तो इलेक्शन आ गया और मुझे चुन लिया गया कि आपको विधानसभा लड़ना है। तो विधानसभा लड़ने चला गया तो सेमेस्टर नहीं दे पाया। उसके बाद मेरे मन में रहता था कि लॉ कंप्लीट करूं, तो फिर लगता था कि मैंने अगर एग्जाम देने चला गया, वो कहेंगे इसकी अटेंडेंस कैसे पूरी हुई, ये तो मंत्री है ना एमएलए है, कॉलेज आया नहीं है। तो वो मेरे मन में रिग्रेट रहता है कि मैं अपनी लॉ पूरी नहीं कर पाया, वो रहता है। तो शायद मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो वकील होता। अच्छा अरविंदर जी, अगर मैं बात करूं सक्सेस और पीस, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? नेचुरली पीस को चुनेंगे। आप पीस को चुनेंगे तो सक्सेस अपने आप आएगी। तो पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका मेंटल पीस। आप जो कर रहे हो उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। एक, क्योंकि आप जब युवा थे तो उस समय आपने बहुत सारी चीजें की जो अक्सर उस उम्र में नहीं लोग कर पाते। यंगेस्ट आप एमएलए बने दिल्ली के, और मेरे ख्याल से आज तक भी वो यंगेस्ट मिनिस्टर भी आप बने, वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पता नहीं, मैं ओल्ड स्कूल का हूँ तो शायद इसलिए कह रहा हूँ। आजकल हमारे युवा जो हैं वो ज्यादा सोशल मीडिया की न्यूज देखते हैं। मैं अभी भी मेरे घर में अखबारें आती हैं तो मैं अकेला ही पढ़ता हूँ, ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना कोई और पढ़ता है। तो पढ़ने की आदत जो है युवाओं को डालनी चाहिए। और किताबों से अच्छा दोस्त लिखा हुआ पढ़ने से अच्छा, और लिखा हुआ पढ़ा हुआ जब आप समझते हो वो आपकी सोचने का, जीने का नजरिया बदल देता है। तो रीडिंग की हैबिट जो है, जो हमारे युवा वर्ग को जो है अपनानी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो अपने करियर के अलावा जो है इस सोशल लाइफ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहिए। और पॉलिटिकल लाइफ में भी नए युवा वर्ग को आना चाहिए। जब तक युवा वर्ग नहीं आएंगे, और खाली पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आना चाहिए कि आपको इलेक्शन लड़ना। आपको हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहास में किस तरीके के लोग हुए, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या हमारे देश ने झेला, कैसे हम ग्रो किए, इस सारे इतिहास। मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे पॉलिटिशियन होने चाहिए, जिनको ज्ञान हो, रूल रेगुलेशन का हो। मैं अभी कई बार ना मुझे बहुत दुख होता है। अब जैसे हम एमएलए हैं, एमएलए का मतलब क्या है? हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम बेसिकली किस लिए चुने गए हैं? हम चुने गए हैं, वी आर लॉ मेकर। हम लॉ कानून बनाने के लिए। हमें कोई सड़क या नाली या पानी की लाइन बिछाने के लिए थोड़ा एमएलए बनाया है। आज हम लॉ बनाने के अलावा या लॉ के ऊपर समझने के अलावा, विधानसभा के रूल रेगुलेशन को समझने के अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं।
तो वो मुझे कहीं इसलिए मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए और हमको लेजिस्लेटिव मामलों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, पार्लियामेंट्री मामलों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, जो चुने हुए विधायक हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और रूल्स रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए, सरकार जो बिल लेके आ रही है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो उसके लिए जरूरी है कि नई जनरेशन आ गया है और पढ़े लिखे लोग आए और अपने इतिहास को जानने वाले लोग आ गए। अच्छा व्यूअर्स, ये स्पेशल सवाल मैं ले रहा हूँ उन लोगों के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र अब आपको मिलेगा ना, उसका आपको बहुत कम लोगों से मिल सकता है। लवली जी, आप अपनी शाहदरा की बात करूं तो लोगों के प्रिय नेता हैं, जैसा आपने कहा, कभी कुछ टिप्स देंगे युवाओं नेताओं को कि किस तरह से लोगों से संपर्क संबंध बना के रखे जाए कि वो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ऐसा है कि एक तो जब आप राजनीति में होते हो और अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि बन गए हो तो आपका व्यवहार, आज देखिए कि दुनिया जो है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों से मेल जोल का। और आपसे कोई मिलने आया, आज के समय में किसी के पास समय नहीं है। कोई आपसे मिलने आया है या कोई, वो उसने 10 बार सोचा होगा पहले आने से पहले कि मैं आज जाऊं, कल जाऊं कि ना जाऊं। तो वो आपके पास मिलने आया है तो वो बड़ी उम्मीद से आया है, तो उसकी बात को तो आपको ठीक से सुनना ही पड़ेगा। तो आपका उससे जो है एक डायरेक्ट कनेक्शन लोगों के बीच में बनेगा। आज जो है पूरे देश की जनता, हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर, फिर मैं घूम के उसी टॉपिक पे आ गया हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त करती है, उनको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सही होगा। तो इसलिए आप हमेशा जो कहो उस पर टिको। आपकी क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बना दी, लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि आप अभी कह के नेताओं के बारे में, आजकल इमेज नेताओं की इसलिए खराब है कि सबको लगता है कि कह के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं। सस्टेन और लंबी पॉलिटिक्स वही लोग करते हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में बना पाए। तो लंबी राजनीति करनी है तो अपनी क्रेडिबल और अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट। आपने बहुत बड़ा मंत्र दिया है, जीवन में भी काम का। एक और प्रश्न है अरविंदर जी, नाम, पैसा और सुकून क्या इम्पोर्टेंट है? देखो, पैसा तो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो है अब तो अपना चला चलाया बिजनेस छोड़ के जो है पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो इसलिए आप, मुझे लगता है उसका जवाब देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं, आप मेरी नेचर समझ गए होंगे। सुकून हर आदमी को चाहिए, और मैं ये कहूँ कि मुझे नाम नहीं चाहिए, तो ये नाम नहीं चाहिए होता तो शायद पॉलिटिक्स में नहीं होता। तो निश्चित रूप से आप जब काम करते हो तो आपको मन में कहीं, आप अगर कह रहे हो कि नहीं चाहिए तो आप झूठ बोल रहे हो। जब आप काम करते हो तो आपका मन करता है कि लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करें, आपको जाने। तो पॉलिटिक्स में आदमी इसीलिए आता है, और कोई रीजन नहीं है। जो है आपको पैशन जो भी हो, आपको इसीलिए आता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट भी चलाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो यही उम्मीद करता है कि मेरी मूवमेंट के बारे में पूरे देश को पता हो कि मैं ये कर रहा हूँ। तो इसलिए ये आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में सुकून मिलता है। अच्छा अरविंदर जी, अब एक रैपिड क्वेश्चन है जिनके जवाब में आपसे एक शब्द में ही चाहूंगा। डर कभी लगा नहीं। भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं जल्दी करता हूँ लोगों पे। अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ। सत्ता मेरे, अगर उसको लोगों के सेवा में आप इस्तेमाल करो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। संघर्ष बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है। सफलता अपना कर्म करिए, बाकी सफलता असफलता तो जो है ईश्वर पे और लोगों पे निर्भर है। पसंदीदा खाना विशुद्ध रूप से देसी खाना। चाय या कॉफी? कॉफी। घूमना पहाड़ पर या समुंदर किनारे? समुंदर किनारे। सुबह जल्दी उठना या देर रात काम करना? देर रात काम करना। आज भी किसी बात से डर लगता हो? हमेशा मुझे डर यही लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, और बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव रहता हूँ कि वो गलत ना कर दें, तो इस बात का डर रहता है।
टिपिकल फादर जो एक हाँ। फादर फियर होता Father है। figure। जीवन का सबसे बड़ा सबक। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि आप मेहनत करो, नियत साफ करो, बाकी पूरी जो है कायनात, पूरा ईश्वर सब कुछ लग जाता है आपकी मदद करने में। आजकल अरविंदर सिंह लवली अगर 20 साल पुराने अरविंदर सिंह लवली से कुछ कहना चाहे, क्या कहें? देखिए 20 साल पहले नेचुरली थोड़ा उम्र का फर्क था, तो ज्यादा पैशनेटली जोर से लगते थे सब चीजों को। अब क्योंकि इतना लंबा सफर हो गया है, तो अब आप चीजों को ज्यादा गहराई से समझ के उसको जो है चीजों को आगे बढ़ाते हो। तो 20 साल वाला जो अरविंदर सिंह लवली था उसको उसी हिसाब से चलना चाहिए था, और आज का जो अरविंदर सिंह लवली है उसको इसी हिसाब से चलना चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ है मेरे पास कहने के लिए। अरविंदर सिंह लवली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपने बहुत ही सादगी और ईमानदारी से बात की है। और जैसा कि आपके बारे में लोग कहते हैं, आपके इलाके के लोग कहते हैं, आपके जानने वाले लोग कहते हैं कि आप एकदम हार्ट से बात करते हैं, तो वही बात आज आपने अपने दिल से बात की है। और उम्मीद करता हूँ कि राजनीति का जो सफ़र आप तय कर रहे हैं ये और आगे बढ़ेगा, आप और ऊंचे मकाम पे पहुंचेंगे और लोगों की इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप जो लोग भी अरविंदर सिंह लवली जी को जानते हैं, बहुत सालों से बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे, अगर आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला जो आपने पहले नहीं सुना था तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।